टूरिस्ट भूत के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की एक कहानी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, एक मासूम सा बच्चा हंसते हुए कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा खूबसूरती खौफ के रूप में तब्दील हो जाए तब क्या होगा। जब आप रात के 1 बजे आसपास किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुन रहे हो, ऊपर से एक लंबे सफ़र पर हो और अर्जेंट आपको ट्रेन पकड़नी हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सकून है और मैंने ट्रेन पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड से रवाना हुआ था, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर का मानना था कि मुझे टैक्सी की बजाय ट्रेन से निकलना है। ट्रेन मेरे लिए काफ़ी सेफ रहेगी और वो मुझे जल्द से जल्द अपने सफ़र तक छोड़ देगी। दोस्तों, ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी लंबा बनता जा रहा था, खासकर रात के टाइम। मैंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा सफ़र तय नहीं किया था। ऐसे में ये चीज़ें मैं सोच ही रहा था कि मेरी मुलाकात यहाँ के जाने माने चोर डाकू से ना हो जाए। अक्सर मैंने इस रास्ते पर कई कहानी सुनी थी कि यहाँ से कोई लोग आपका सामान चोरी करके ले जाते हैं और लोगों को लूटपाट करके भी ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही चोर लोगों को जान से ही मार देते हैं। काफ़ी बार किसी भी मर्डर हो जाता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर मेरे अंदर डर बैठ गया था, लेकिन फिर मैंने तेज़ी से अपने कदम पटकने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने मोबाइल को चलाते हुए एक पुराने से मकान के पास गया, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा हंस रहा हो। ये बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ ठीक उसी मकान की तरफ से आ रही थी जिस मकान के बगल से मैं गुजर रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस आवाज़ को सुनकर एक बार के लिए मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे दूर दूर तक ना बच्चा ना आदमी नजर आ रहा था। ऐसे में तो कंफ्यूजन होना लाजमी था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ध्यान देने से अच्छा है कि मैं यहाँ वापस अपने सफ़र को अंजाम दूँ। इसलिए मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और वापस से वहाँ के लिए निकल पड़ा। हालांकि एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि यहाँ कोई मेरा सामान लूटने के लिए मुझे पागल बनाने वाला था, या फिर मेरे साथ कोई भयानक घटना घटने वाली थी। ऐसे में मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस स्टेशन की तरफ मैं निकल रहा हूँ, वास्तव में वो स्टेशन एक स्टेशन नहीं, वो उलझी हुई दास्तान है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं अपनी मौत से खेल जाऊँगा। मगर इस समय इस चीज़ से अनजान मैं किसी मुसाफिर की तरह स्टेशन की ओर भागे जा रहा था। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इस तरह के डरावने रास्तों को नहीं देखा था। रास्ते के दोनों तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आसपास में एक भी लाइट नहीं थी। ऐसे में एक बात और भी साफ हो गई थी कि यहाँ पर किसी भी चोर डाकू के लिए चोरी डकैती करना बहुत आसान है। यहाँ पर ना तो कोई लाइट की सुविधा है और ना ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। ऐसे में यहाँ पर चोरी वगैरह होना आम बात थी। मैंने भी अपना सामान टाइट करके पकड़ लिया था, कहीं मेरे ऊपर कोई अटैक करके सामान ना ले जाए। मैं बस भगवान से यही विनती कर रहा था कि भगवान, डकैत चोर से मुझे बचा लेना। भटकते भटकते मैं सड़क के एक ऐसे छोर पर पहुंच गया जहां दोनों तरफ मुझे 2 पुरानी फैक्ट्री दिखाई पड़ी। उन फैक्ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है और कई सालों से ये दोनों फैक्ट्री बंद पड़ी है। उनके टूटे फूटे दरवाजे थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
एक अजीब सा एहसास करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सच में इस तरह की जगह मैंने पहली बार देखी है, जहां मैं अपनी सांस लेने की आवाज़ तक सुन सकता था। वहां की खामोशी ये बता रही थी कि स्टेशन पहेलियों से उलझा पड़ा है। अब तक पैदल चलते चलते मेरे पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। ऐसे में मैंने सड़क के बगल में पड़े एक पत्थर पर जाकर बैठा और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। मैंने इधर उधर भी देखा, कहीं कोई साधन मिल जाए, कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए जो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकती है। लेकिन मेरी तो किस्मत ही बेकार थी, ना तो मुझे अब तक कोई साधन मिला था, और जब टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पर बात हुई तो उसने भी यह कहकर मुझे यहाँ भेज दिया था कि टैक्सी में सफ़र करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। महंगाई का नाम सुनते ही वैसे भी मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसे में मैंने ट्रेन में जाना बेहतर समझा। हालांकि जाते वक्त उसने मुझे ये भी कहा था कि आपको नए वाले स्टेशन पर जाना है, और रास्ते के मुताबिक मैं एकदम सही चल रहा था। लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं नए स्टेशन की बजाय किसी पुराने स्टेशन पर आ गया हूँ। ये कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन पकड़ते पकड़ते मुझे तो पूरी रात बीत जाएगी। लेकिन अचानक ही मुझे सामने की तरफ एक बोर्ड दिखाई दिया। जैसे मैंने उस बोर्ड को देखा तो मैंने पाया कि वो स्टेशन का ही बोर्ड था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि बीच बीच में मुझे अचानक ही किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी। बच्चे की हंसने की आवाज़ बहुत ही मधुर थी। लेकिन जब रात को आप अकेले हो और आप किसी बच्चे को नहीं जानते, फिर ये आवाज़ आपके लिए श्राप या मौत का कारण भी बन सकती है। मेरे भी इस जगह पर दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ से तो किसी ने भटकने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर मैं पूरी ताकत से, पूरी तेजी से और पूरी हिम्मत से भागता रहा। भागते भागते 10-15 मिनट बीत गए और मैं उस स्टेशन पर पहुंच गया। और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये स्टेशन कहीं से भी नया नहीं लग रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पुराना स्टेशन है, और इस स्टेशन पर मौजूद सारे बैठने वाली कुर्सी भी टूटी फूटी थी। एक दो पत्थर की बैठने की सीट बनाई गई थी, वो भी काफी टूटी फूटी लग रही थी। साथ ही साथ स्टेशन के दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से जब मैं टिकट काउंटर की तरफ गया तो वहां भी मुझे एकदम सब कुछ बंद नजर आ रहा था। ऐसे में मैं समझ गया कि ये नया स्टेशन नहीं बल्कि किसी पुराने स्टेशन पर मैं आ गया हूँ। और फिर तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। जैसे ही मैंने मैप लगाकर सर्च करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैप काम नहीं कर रहा। मैप देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी समुद्र के बीच में हूँ और दूर दूर तक मुझे सिर्फ खाली जगह नजर आ रही थी। यानी एक ऐसी जगह जहाँ मेरे सिवाय और भी कोई नहीं था और कोई आने वाला भी नहीं था। मैंने वहाँ पर थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी ट्रेन पर जाते हैं और टिकट काउंटर बंद होता है तो हम इंतज़ार करते हैं, तो मैं वापस लौट आता। ऐसे में मुझे लगा कि अगर इस स्टेशन पर भी कोई आता है तो टिकट काउंटर पर बैठने वाला आदमी मुझे ही नज़र आ जाएगा। इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए वहीं पर बैठना बेहतर समझा। जब मैंने वापस से टिकट काउंटर की तरफ ध्यान दिया तो इस बार मैंने देखा कि टिकट काउंटर के ऊपर मुझे कोई नज़र आ रहा था। मेरे मन में नई उम्मीद उठ गई और मैं जल्दी से उठते हुए उस टिकट काउंटर पर पहुंचा। जैसे ही मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आया था लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और टिकट काउंटर बंद था। इस पर उस टिकट काउंटर वाले आदमी ने बोला, वो क्या है कि मैं थोड़ा फ्रेश होने गया था
वो भी बाहर। इसलिए मुझे थोड़ा देर हो गई और इतनी रात को स्टेशन पर कोई आता भी नहीं, इसलिए मैंने टिकट काउंटर को बंद कर दिया था। लेकिन अब ट्रेन का वक्त हो गया है तो मैं यहाँ पर वापस आकर बैठ गया हूँ। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुसाफिर बहुत लेट होने के कारण इतनी रात को यहाँ पर आ जाता है और मुझे उसकी टिकट काटनी पड़ती है। इस पर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली। मुझे लगा कि ये स्टेशन बहुत पुराना है, लेकिन अब मैं थोड़ा हल्का सा महसूस कर रहा था। फिर मैंने उस आदमी को बोला, भाई साहब जल्दी से मेरी टिकट काट दीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि वो आदमी मेरी इस बात पर कोई रिस्पॉन्स देता, अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे जस्ट पीछे की तरफ से कोई बच्चा हंस रहा है और मुझे उस बच्चे की हंसी की आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि मेरे कानों में सनसनी मच गई। और जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में उठाकर स्टेशन के पत्थर वाली सीट पर खड़ी थी। एक बार के लिए मैं उस महिला की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि जिस तरीके से वो उस पत्थर पर खड़ी थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। हालांकि मैं उससे पूछना तो चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतनी देर से जिस बच्चे की हंसने की आवाज़ ने मुझे इतना परेशान किया है, मैं उससे जाकर पूछ सकूं कि तुम्हें क्या दिक्कत है। इन सबको नज़रअंदाज करके जब मैं वापस से काउंटर की तरफ मुड़ा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे पूरे बदन में सनसनी सहर गई और मैं पूरी तरीके से इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए अनजान बना हुआ था। ये स्टेशन वास्तव में कोई स्टेशन नहीं। दरअसल मैंने देखा कि एक स्टेशन बंद पड़ा है और अभी अभी जो आदमी मुझे दिखाई दिया था उसका तो वहाँ पर नामो निशान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं अब वहाँ पर एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। दूसरी बार जब मैंने पीछे मुड़ा तो मुझे वो महिला और बच्चा कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने तुरंत ही अपना बैग उठाया और वहाँ से भागने लगा। मैं जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भागकर निकलना चाहता था, क्योंकि ये स्टेशन भूतों की बस्ती से भरा हुआ था। बार बार उस बच्चे की आवाज़ ने मुझे इस चीज़ पर विश्वास करवा दिया था कि मैं गलत स्टेशन पर पहुंच गया हूं। लेकिन अब उस काउंटर पर हुए इस हादसे ने मेरी पूरी तरीके से हसरत ही बदल दी थी। वास्तव में मैंने अपनी मौत को छूने आया था इस स्टेशन पर और यहाँ से बच के निकलने के लिए मौत से खेलकर जाना था। मुझे अपने हर कदम पर अजीब सा डर सता रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। मैं सोच रहा था कि फिर मुझे उस स्टेशन वाले आदमी से मेरी मुलाकात हो जाए या फिर मुझे फिर से उस महिला का सामना करने पड़े जिसकी गोद में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था। यहाँ पर मुझे कदम कदम पर अपनी मौत नज़र आ रही थी, लेकिन किसी तरह से मैं फिर से उस स्टेशन से बाहर निकल गया था। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या मालूम था कि ये स्टेशन बाहर से जितना डरावना लग रहा था अंदर से उतना ही डरावना था। यानी कि चाह के किसी भी तरफ अपने कदम पटक लूँ, मैं अपनी कठिनाइयों से बाहर नहीं आने वाला था। फिर मैं इस बार जैसे उस स्टेशन से बाहर निकला तो इस बार मेरा सामना उस महिला से हो गया। इतनी देर से मुझे ये चीज़ें अच्छे से मालूम थी कि आज की रात एक ना एक बार तो वो महिला मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे और भी भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि स्टेशन से निकलते ही वो मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। इस बारे में उसने मुझे सरप्राइज कर दिया, मगर मैंने भी हिम्मत मना रखी थी और किसी तरह उसके बगल से निकलने की कोशिश की। पर अच्छी बात तो ये थी कि उसके बगल से निकलते वक्त मैंने उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए उसके करीब से निकल गया। मैं उस महिला से बस थोड़ी दूर आगे पहुंचा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि मेरे कंधे पर बहुत ही ज़्यादा वजन हो गया है।
मुझे अपने कंधों पर इतना ज़्यादा वजन महसूस हो रहा था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपने कंधों के ऊपर 2 पैर लटके दिखाई दिए और जैसे ही मैंने उस दोनों पैरों को देखा तो मेरी सांसें फूल गई। दरअसल मैंने देखा कि ये पाँव किसी और के नहीं बल्कि उसी बच्चे के थे, जिसको थोड़ी देर पहले उस महिला ने अपनी गोद में उठाया हुआ था। पर अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर बढ़ते ही जा रहे थे और धीरे धीरे उसके पैर इतने बड़े हो गए कि वो मेरे पेट तक पहुंच गए, मेरे पैरों के पास जाकर टकराने लगे। फिर एक बार एक भयानक नज़ारा ने मुझे दहशत में डाल दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो बच्चा मुझे परेशान कर रहा था अब उसके पीछे कैसे आ गया और मैं उससे पीछा कैसे छुड़वाऊं, क्योंकि वो मेरे सिर पर बैठा हुआ था। और मैंने उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा, मानो वो मेरे सिर से चिपक गया हो। मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद वो मेरे कंधे पर ही बैठा रहा। ऊपर से उसका वजन इतना और बढ़ता जा रहा था मानो इस वजन के चलते मैं जमीन के नीचे धंस जाऊंगा। मेरी सांसें अब तेजी से फूलती जा रही थी और इस माहौल में मैं इतनी पूरी तरह से घबराया हुआ था कि अब मेरे पास भगवान के नाम को जापने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने थोड़ी देर के बाद किसी तरह हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अपने सफ़र को अंजाम देता जाता रहा। हर मंगलवार और शनिवार को मैं वैसे भी अपने घर से भगवान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था और वही मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद थी और वही मेरे लिए एक नई जिंदगी जीने का तरीका। ऐसे में मैंने जितनी जल्दी हो सके मैंने उसी हिसाब से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ आपसे कोसों दूर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद मुझे भी महसूस होने लगा था कि मेरा पूरा बदन अब हल्का हो रहा है। मेरी सांसें पहले की तरह नॉर्मल हो रही थी और उसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे सिर पर इतनी देर से जो भारीपन था मैं उससे छुटकारा मुझे मिल चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब काफ़ी हद तक काम हो गया है। मुझे अपने जिस्म के ऊपर महसूस होने वाले वजन कुछ पलों में गायब हो गया और इसी का फ़ायदा उठाकर मैं बहुत ही जल्दी उस स्टेशन से बाहर निकलकर सीधे के सीधे टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया। इस बार जैसे ही मैं उस टैक्सी स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे एक टैक्सी खड़ी हुई नज़र आ रही थी और ठीक से देखने पर पता चला कि ये उसी आदमी की टैक्सी है जिसने थोड़ी देर पहले मुझे उस भूत से घिरे हुए स्टेशन का पता बताया था। मैं गुस्से से लाल होकर उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगा जिस पर मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही मैं उस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचा तो सबसे पहले मैंने उस पर भड़कते हुए बोला, अरे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? तूने मुझे किस स्टेशन पर भेज दिया? तू जानता भी है उस स्टेशन की हालत क्या है और वहाँ क्या क्या होता रहता है। इस पर वो आदमी शांति के साथ बोला, देखिए भाई साहब, मैंने आपको जो रास्ता बताया था वो उस तरफ से निकलता है लेकिन आप इस तरफ से निकल गए। मुझे लगा कि आप जानते होंगे इसलिए फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। खैर अब जो होना था वो हो चुका, इसलिए मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को बोला, अच्छा ठीक है, अब आप मुझे या तो स्टेशन पर पहुंचा दो या मुझे सही सलामत अपने इलाके तक पहुंचा दो। उस आदमी ने मेरी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाई और उसने मुझसे सही स्टेशन ले जाकर मुझे छोड़ दिया। पर अच्छी बात यह थी कि वो स्टेशन एकदम सही था और नया भी लग रहा था। फिर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि उस स्टेशन की हकीकत क्या है, तो उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ जितना जानता है उतना वो बता सकता है। वो एक हॉन्टेड स्टेशन है और वहाँ रात को एक औरत और एक बच्चा नज़र आता है। वो स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है
और वहाँ रात को एक औरत और एक बच्चा नजर आता है। कहते हैं कि वो दोनों माँ बेटे सालों से उस स्टेशन पर भटक रहे हैं, पर आगे की कहानी कोई नहीं जानता। आखिर इसका क्या रहस्य है मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, और अपना ख्याल जरूर रखें।